तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा प्लेटर्स में। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं ला पा रहा था और लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भैया वीडियो लेके आओ, भैया वीडियो लेके आओ। तो जस्ट कॉज अभी मैं जो मेरा स्टूडियो सेटअप था जो मेरे घर पे था वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था और कुछ दिन और नहीं ला पाऊँगा। लेकिन जैसे ही, क्योंकि ये लॉज पास हुए, जो 3 नए क्रिमिनल बिल्स पास हुए हैं, उसके बाद से जैसे ही इन्हें एक्चुअली में एनफोर्स किया जाता है, उसके बाद से जैसे कि मैंने पिछले सारे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के सारे वीडियोस कवर किए हैं, सारे टॉपिक कवर किए हैं, वैसे ही इन सारे नए लॉज के सारे टॉपिक्स को, सारे पूरी प्लेलिस्ट को मैं कवर करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी अनावश्यक देरी के। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये बिल जो हैं वो अगस्त में इंट्रोड्यूस किए गए थे। उसके बाद इन पे विचार विमर्श हुआ और इनको फिर से जब इन पे थोड़ा बहुत वो उठाया गया, सवाल उठाया गया, तो इनको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। स्टैंडिंग कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसके बाद अभी ये 20 तारीख को करीब ये लोकसभा में पेश किए गए और पास हो गए, और उसके बाद 22 तारीख को ये राज्यसभा में पेश करने के पश्चात पास हो गए। अब इनमें खाली प्रेसिडेंट की असेंट मिलनी बाकी है, और जिस दिन से असेंट मिल जाएगा और जिस दिन से नोटिफाई कर दिया जाएगा उस दिन से ये बिल हमारे भारत में इन्फोर्स हो जाएंगे। तो इनके क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इस वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हम इसमें बात करेंगे कि नए और पुराने लॉज में भाई अंतर क्या है, कौन कौन सा अंतर है नए और पुराने लॉज में। और दूसरे पे हम बात करेंगे जो अपोजिशन के थ्रू क्या क्या पॉइंट्स रेज किए गए, क्या क्या ऑब्जेक्शंस रेज किए गए, उनके बारे में। तीसरे में हम बात करेंगे की चेंजेस एंड फीचर्स के बारे में कि इन 3 क्रिमिनल बिल्स की क्या क्या की चेंजेस हैं, क्या फीचर्स दिए गए हैं, क्या क्या लॉ ने बताए हैं कि इनमें इनके विशेषताएं हैं। और चौथे में उन सजेशंस के बारे में बात करेंगे जिनको अगर डाला जाता, जिनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये लॉज और भी बेहतर हो जाते। तो शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड से। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस इन नए क्रिमिनल बिल्स में लाया गया है। जैसा कि अमित शाह जी ने लोकसभा और राज्यसभा में कोट किया था, कहा था, उसके अनुसार इसमें क्या होगा, सबसे पहले कुछ क्राइम्स में जो कि वुमेन्स के अगेंस्ट थे या बच्चों के अगेंस्ट थे, उसमें बहुत ही सिवियर पेनल्टीज और पनिशमेंट्स के बारे में बताया गया। साथ ही साथ में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में भी डेफिनेशन दी गई है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें हिट एंड रन केसेस के मामले में, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि डेथ बाय जो नेग्लिजेंस का मामला था उसमें पनिशमेंट अलग थी, लेकिन यहाँ पे इसको बायोफिकेट करके इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से ना चाहते हुए गैर इरादतन हत्या हो जाती है और वो किसी व्यक्ति को जिसको कि उसने चोट पहुंचाया उसको अगर हॉस्पिटल पहुंचा देता है तो उसको कम सजा मिलेगी। लेकिन अगर वो वहीं पर छोड़कर भाग जाता है तो ये हिट एंड रन केसेस के अंडर आएगा और इसको 10 साल तक की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं कि जो बिल है वो कुछ टाइमलाइंस के बारे में बात करता है, जिन टाइमलाइंस के अंतर्गत जो एफआईआर होगी उसमें इंफॉर्मेशन कितने दिन में दी जाएगी और इन्वेस्टिगेशन को कितने दिन में कंप्लीट करके चार्जशीट को या जो एफआर होगा उसको सबमिट किया जाएगा पुलिस के थ्रू। फोर्थ पॉइंट, उन केसेस में जहां पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इकोनॉमिक ऑफेंस करता है, बॉम्ब ब्लास्ट करता है या ऐसे ऑफेंस करता है जिससे कि मतलब भारत को बड़ी क्षति हो सकती है, उन केसेस में उस व्यक्ति की उपस्थिति के बिना भी उसके खिलाफ जो है वो ट्रायल चल सकता है। जैसे पहले लॉ क्या था कि हमारे सीआरपीसी में साफ साफ बताया गया है कि ट्रायल तभी चलेगा जबकि एक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट में लाया जाएगा। लेकिन इस नए लॉ के अंतर्गत ये बताया गया है कि उन केसेस में जहाँ पे कोई व्यक्ति क्राइम करके दूसरे देश में भाग जा रहा है तो उसके एब्सेंस में भी यहाँ पर ट्रायल चलेगा। और इसके साथ साथ एक्स्ट्राडिशन के मामले में भी कुछ चेंजेस लाया जाएगा कि यहाँ पर ट्रायल चलने के साथ साथ उस व्यक्ति को विदेश से या फिर जहाँ पर भाग के वो छुप गया वहां से कैसे लाकर भारत में उसको पनिशमेंट दी जाए। फोर्थ पॉइंट, शाह emphasizes the introduction of time frame for filing mercy petitions, यानी कि मर्सी पिटिशंस के मामले में पहले क्या होता था, एक लंबा चौड़ा टाइम दिया गया होता था कि आप प्रेसिडेंट के समक्ष या गवर्नमेंट के समक्ष मर्सी पिटिशन काफी मतलब एक लंबे ड्यूरेशन के बीच में भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर अमित शाह जी ने यह बताया है कि मर्सी पिटिशन जो है जो प्रेसिडेंट के समक्ष किया जाएगा वो पनिशमेंट की घोषणा के पश्चात
30 दिन के अंदर ही किया जाएगा। अगर 30 दिन से बाद में किया जाता है तो वो अलाउ ही नहीं किया जाएगा। अब नए और पुराने बिल्स में अंतर देख लेते हैं कि नए और पुराने बिल्स में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इनके नाम में चेंज किया गया है। जहां पर पहले आईपीसी का नाम आईपीसी था वो अब बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वितीय कर दिया गया है। सीआरपीसी का नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कर दिया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदल के भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कर दिया गया, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। अब इसमें अगर सेक्शंस की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो पुरानी आईपीसी थी, पुरानी आईपीसी में 23 चैप्टर और 511 सेक्शन थे। अब बदलकर उसको 19 चैप्टर और 356 सेक्शन में लिमिट कर दिया गया है। सीआरपीसी जहां पर उसमें 37 चैप्टर और 484 सेक्शंस थे, उनको बदलकर 38 चैप्टर और 533 सेक्शन कर दिया गया, यानी कि सीआरपीसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बढ़ा दिया गया है। और इंडियन एविडेंस एक्ट जहां पर उसमें 11 चैप्टर 167 सेक्शंस दिए गए थे, वहीं पर अब इसको चेंज करके 11 चैप्टर 170 सेक्शन कर दिया गया है, यानी कि जो इसमें इंक्रीज किया गया वो एक है। सीआरपीसी में 9 नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं और आईपीसी में 8 नए सेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं अपने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेकेंड या द्वितीय को, जिसको हम पहले सीआरपीसी के तौर पर जानते थे। तो इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए? सबसे पहली चीज कि कम्युनिटी सर्विस को डिफाइन कर दिया गया है। बेसिकली कम्युनिटी सर्विस अमित शाह जी के मुताबिक वो सर्विसेज है जहां पर कोर्ट को अगर सही लगता है कि किसी ने कोई पेटी ऑफेंस किया है, ऐसा ऑफेंस किया जिनमें कोई बड़ी सजा नहीं दी जा सकती, उसमें उस व्यक्ति को बिना किसी रेम्यूनरेशन के, बिना किसी पारिश्रमिक के कोई ऐसा कार्य करने को बोल दिया जाएगा जो एक कम्युनिटी एट लार्ज को बेनिफिशियल होगा, उसके लिए लाभदायक होगा। दूसरा पॉइंट, हैंड कफिंग के बारे में कुछ चेंजेस किए गए हैं कि हैंड कफिंग जो होगी वो केवल हीनियस क्राइम्स में जैसे कि रेप या मर्डर, उन्हीं सभी केसेस में होगी, सारे केसेस में हैंड कफिंग नहीं की जाएगी। फोर्थ पॉइंट में प्रोसीडिंग वाया ऑडियो विजुअल मीन्स में, अब जैसे पहले होता था कि प्रोसीडिंग चलाने के लिए, ट्रायल चलाने के लिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए एक्यूज्ड को सामने कोर्ट के प्रस्तुत करना होता था। लेकिन अभी क्योंकि 21वीं सदी भाई चल रही है, हम लोग बहुत ही टेक्नोलॉजिकल युग में हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू, जूम के थ्रू, स्काइप के थ्रू या जो भी वीडियो का वो जो माध्यम हो सकता है उनके थ्रू भी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पुलिस कस्टडी के मामले में ये बताया गया कि पुलिस कस्टडी जो है वो 15 डेज ऑफ अरेस्ट के बियॉन्ड भी जा सकती है। अब इस पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा हो हल्ला हो रहा है, इसके बारे में हम आगे फिर कभी अगर अवसर मिला तो बात करेंगे। और लास्ट पॉइंट इज कि प्रिवेंटिव डिटेंशन पावर्स जो है वो पुलिस को ऐसी दी गई हैं कि पुलिस जो है वो किसी व्यक्ति को जो कि उनके डायरेक्शन को, उनके ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर रहा है, जो कि कॉग्निजेबल केस के मामले में होगा, वहां पर पुलिस को काफी कुछ ज्यादा पावर प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में दे दी गई है। ठीक है, और अगले में हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता जिसको हम अभी तक आईपीसी के तौर पर जानते थे, ये है अपना आईपीसी। तो इसमें क्या चेंजेस लाए गए? तो सबसे पहले इसमें चेंज ये लाया गया कि यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन वाला जो एक्ट था उसमें से लाकर टेररिस्ट की डेफिनेशन को इसमें स्वीकार कर लिया गया है। बस इसमें थोड़ा सा बहुत ही स्लाइड सा चेंज किया गया है। क्रुएल्टी को डिफाइन कर दिया गया है। मेंटल इलनेस को रिप्लेस करके अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कर दिया गया है, जिस के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी बताया गया है, क्योंकि मेंटल इलनेस जो है वो अमित शाह जी के मुताबिक काफी बड़ा, काफी ब्रॉड टर्म है, उसमें बहुत सारी चीजों को, वो जो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन वगैरह उनको भी इंक्लूड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनहेंसमेंट ऑफ मिनिमम पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। हाँ, इस पे मैंने एक अपना वीडियो बनाया था मॉब लिंचिंग के बारे में कि भारत में मॉब लिंचिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ नहीं दिया गया है। तो अच्छी बात यह है कि इस नए लॉ में, नए आईपीसी में, भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग के बारे में प्रोविजन दिया गया है और इससे रिगार्डिंग जितने भी वो पनिशमेंट है वो दिया गया है जो कि मर्डर के ही बराबर होगा। तो ये अच्छी चीज है। और एडल्ट्री और सेक्शन 377 से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए यहाँ पर। जैसे आपको सबको पता होगा कि 377 में जो था वो कंसेंसुअल सेक्स के मामले में जो एक 2018 में एक वो आया था केस, उसके द्वारा इसको डिस्क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। लेकिन अभी इसमें ये पॉइंट दिया गया है कि अगर कोई ऐसा सेक्स किया गया जो कि नॉन कंसेंसुअल है, उसकी सहमति के बिना है, तो वो अभी भी एक ग्राउंड है, मतलब पनिशेबल है। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट है कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रीडिफाइन कर दिया गया, जिसके अंदर
जो आते हैं वो ट्रिक थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, ड्वेलिंग हाउस, ये सब चीज़ें जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसको भी डिफाइन कर दिया गया है। तो इसमें कुछ लोग मिलके जब वो क्राइम करते हैं, जो सोल पे भी हो सकता है, गैंग पे भी हो सकता है, कई सारे लोग मिलके जो एक क्राइम करते हैं उनको डिफाइन कर दिया गया, उनके बारे में पनिशमेंट भी दी गई है। साथ ही साथ इसमें स्नैचिंग से रिलेटेड भी चेंजेस किए गए हैं और इस आईपीसी में स्नैचिंग से रिलेटेड कुछ पनिशमेंट लाए गए हैं जो कि काफी सराहनीय है। और सबसे अंत में आता है हमारा भारतीय साक्ष्य बिल, जिसको हम इंडियन एविडेंस के तौर पर जानते हैं। ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें बस एक ही मेजर चेंज लाया गया, वो ये है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, यानी कि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल माना जाता था, लेकिन वो 65B के अंतर्गत वो इसमें परमिशन और सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर इसको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है और शायद ये एक तरह से प्राइमरी एविडेंस का हिस्सा बनेंगे। तो ये सब सारी चेंजेस हैं। अब इसके बाद जो अपोजिशन विरोध कर रहा है वो ये इस पॉइंट पे कर रहा है कि सबसे पहली चीज तो इसमें जो जो नए बिल्स लाए गए इसमें मुस्लिम्स को और दलित्स को इग्नोर किया गया है, उनके बारे में कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं डाला गया है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट उसमें यह है कि पुलिस को बहुत ही ज्यादा पावर दी गई है, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, तो वो इनका कंसर्न है। इसके अलावा अगर हम लूप होल्स की बात करें कि क्या क्या और इंट्रोड्यूस करके इस बिल को और बेहतर बनाया जा सकता था, तो वो ये है कि भाई इसमें सबसे पहली चीज तो ऑफेंसेस अगेंस्ट मैन के बारे में बात नहीं की गई है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि एक मेंस के अगेंस्ट पिछले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें राजस्थान का एक केस था, जिसमें एक टीचर को उसकी पत्नी मतलब मारती है, लेके बल्ला एकदम कूट काट देती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन या अगेंस्ट मैन जितने भी ऑफेंसेस होते हैं उनमें कोई बेसिक इम्प्रूवमेंट, कुछ एक आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें अगर वो चाहते तो कुछ और भी क्राइम्स थे जिनको वो इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो ये सब इसके लूप होल्स हैं। अब चाहे जो भी हो, ये नया क्रिमिनल एक्ट एनफोर्स होने के बाद पता चलेगा, क्योंकि मैंने अभी इसको पूरी तरह से पढ़ा भी नहीं है, तो एनफोर्स होने के बाद पता चलेगा कि इसमें और क्या क्या नया है। बाकी आई होप कि जल्दी ये एनफोर्स हो जाएगा, उसके बाद हम अपना एक पूरा प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं जिसमें कि हम इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे प्रोविजंस को कवर अप करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।